जनरल एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं मुख्यतः राफेल फाइटर्स को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। आप सबने एक डिस्कशन तो सुन रखा होगा कि एमआरएफए को लेकर रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो गतिविधियां हैं वो काफ़ी तेज़ हुई हैं और एक के बाद एक जो नई कह सकते हैं अपडेट्स हैं वो सामने आ रही हैं। लेकिन हाल ही में कुछ इंडियन एयरफोर्स के सीनियर ऑफिशियल्स ने मीडिया से बातचीत करी है, जहां पर उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय वायुसेना इस समय दो संभावनाओं पर काम कर रही है। पहली संभावना तो ये होगी कि जल्दी से जल्दी जो 114 फाइटर्स की डील है इसको क्लियरेंस दिलवाई जा सके। इन केस अगर ये क्लियरेंस नहीं मिलती है, इसमें कोई दिक्कत आती है, तो भारतीय वायुसेना फिर एडिशनल 90 जो राफेल फाइटर्स हैं इनको फेज्ड मैनर में खरीदने के लिए सेटल करेगी मामले को। यानी कि जो मूव है ये काफ़ी ज़्यादा इस समय जो गंभीरता है उसको प्राप्त कर रहा है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना इसमें स्पष्ट शब्दों पे कह चुकी है कि अगर प्रोक्योरमेंट ठीक ठाक तरीके से नहीं हुए या यूँ कह लें जल्दी नहीं हुए, तो भारतीय वायुसेना अपने निम्नतम स्तर पर और ज़्यादा आने वाली है। और एक अनुमान के हिसाब से 2030 तक 28 से 29 स्क्वाड्रन का जो मार्क है उसको भी इंडियन एयरफोर्स हिट कर सकती है। दरअसल आपको बता दें कि इस समय डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि हमें मनोहर पर्रिकर सर, जो कि हमारे पूर्व रक्षा मंत्री थे, और हमारे फॉर्मर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत सर की बात मान लेनी चाहिए थी और हमें फेज्ड मैनर में राफेल फाइटर्स के प्रोक्योरमेंट को सुनिश्चित कर लेना चाहिए था, क्योंकि उससे होता ये कि चरणबद्ध तरीके से ही सही पर भारतीय वायुसेना को जो राफेल फाइटर्स है ये मिलते रहते हैं। और हाल ही में आपको हमने भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का एक जो कि फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं उनका हमने बयान सुनवाया था, जहां पर उन्होंने कहा था मेजर गौरव आर्य सर से बात करते हुए कि भारतीय वायुसेना को सही मायने में देखा जाए तो 114 फाइटर्स की डील को इकट्ठा फाइनलाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सब अच्छे से जानते हैं कि पहले एयरक्राफ्ट मिलने में तकरीबन 6 से 7 वर्ष तक का समय लग सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। और ऐसे में आपको पता है कि भारत इस समय राफेल F3 स्टैंडर्ड को ऑपरेट कर रहा है, और अगर हमने राफेल F4 स्टैंडर्ड को बड़ी संख्या में ऑर्डर किया तो इनके ऑर्डर को पूरा होने में भी 10 वर्षों का समय लगेगा। और ये वो टाइम होगा जब फ्रांस ऑलरेडी जो राफेल F5 स्टैंडर्ड है उसको ऑपरेशनल कर चुका होगा और दूसरे जो एडवांस वेरिएंट है उन पर काम चल रहा होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना को तो यही चाहिए कि आप फेज्ड मैनर में प्रोक्योरमेंट करिए, आप उनको ये विश्वास दिलाइए कि आप नंबर्स इतने ही रखेंगे, यानी 114 की संख्या ही रहेगी, लेकिन ये प्रोक्योरमेंट इकट्ठा ना होकर के फेज्ड मैनर में होगा, ताकि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है भारत इसको एंजॉय कर सके। ऐसा ना हो कि जब तक हमें राफेल F4 स्टैंडर्ड की डिलीवरी मिले तब तक पता चले कि राफेल F5 और F6 स्टैंडर्ड ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुके हैं। तो इस चीज़ को भारतीय वायुसेना को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन फिलहाल तो ज़रूरी ये है कि कुछ भी हो, किसी भी एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट किया जाए, लेकिन एमआरएफए के अंतर्गत जो चीज़ें हैं उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र फाइनलाइज किया जाए, ताकि भारतीय वायुसेना जो है राहत की सांस ले सके। हमारी अगली बड़ी अपडेट लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को लेकर आ रही है। भारत के स्वदेश निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड की जो कैपेबिलिटी है अब ये और ज़्यादा इन्हांस होने वाली है, क्योंकि इसके लिए एक नया टैक्टिकल वीडियो डेटा लिंक सिस्टम इस समय विकसित किया जा रहा है, जो कि इसकी नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को काफ़ी इन्हांस करेगा। ये डेवलपमेंट बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि इसकी सहायता से जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, फिर चाहे वो एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म हो या फिर ग्राउंड बेस्ड स्टेशन हो, इनसे जो रियल टाइम डेटा शेयरिंग है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के बीच में उसको सुनिश्चित किया जाएगा, और जो कोऑर्डिनेशन है बैटल मैनेजमेंट में वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो पाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो यहाँ पर ये है कि अगर हम इंडस्ट्रियल सोर्सेज की बात माने तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कंफर्म कर दिया है कि इस सिस्टम की जो डेवलपमेंट और टेस्टिंग प्रोसेस है ये ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, और इसे मुख्यतः लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, ताकि इनके जो क्रू मेंबर्स हैं उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव विजुअल और दूसरी जो चीज़ें हैं वो प्रदान की जा सके, जो कि बैटलफील्ड में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब अगर हम टैक्टिकल वीडियो डेटा लिंक की बात करें तो ये बेसिकली एलएसएस प्रचंड के लिए विकसित किया जा रहा है, जो कि एक सोफिस्टिकेटेड वीडियो और डेटा रिसीवर ट्रांसमीटर सिस्टम होने वाला है। ये अलाउ करेगा एयर क्रू को कि ये रियल टाइम हाई क्वालिटी वीडियो इमेजरी जो है और डेटा जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे कि अनमैन एयर व्हीकल हो गए या ग्राउंड बेस्ड सेंसर्स हो गए, इनसे प्राप्त करेंगे, और उसकी सहायता से ये डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जो वो डेटा मिलेगा उसके बाद से निर्णय लेना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और जो रियल टाइम डेटा शेयरिंग होने वाली है ये बेसिकली जो एक सेंसर टू शूटर लूप होता है उसको शॉर्टन करेगी, और जो डिसीजन मेकिंग है उसको काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट और फास्ट बनाएगी, ताकि बैटलफील्ड में जो निर्णय है वो शीघ्र अतिशीघ्र लिए जा सकें। अब टीवीडीएल की बात करें तो इससे जो एलएसएस प्रचंड का क्रू मेंबर है इन्हें लाइव इमेजरी और डेटा जो है वो मिलेगा, और इसके लिए इन्हें जो लेंथी रेडियो कम्युनिकेशन है उस पर रिलाई नहीं करना पड़ेगा।
हालांकि अभी ये सिस्टम अंडर डेवलपमेंट है और बहुत जल्दी इसका जो डेवलपमेंट है ये पूरा कर लिया जाएगा। और इस समय एक्सपर्ट इसे एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर देख रहे हैं, जिससे कि हमारा जो एस एस प्रचंड है ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। आपको बताते चले कि एस एस प्रचंड को लगातार जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स हैं ये मिल रहे हैं, फिर चाहे वो अलग अलग एवियोनिक्स और सेंसर्स के रूप में हो या फिर वेपनरी के रूप में हो। अगर हम दूसरे रिपोर्ट्स की बात करें तो इस समय एस एस प्रचंड में जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है इसका इंटीग्रेशन वर्क चल रहा है और बहुत जल्दी टारगेट रखा गया है 1 से 1.5 वर्ष का, जहां पर जो टेस्टिंग है वो शुरू हो जाएगी। और एस एस प्रचंड जो है दुनिया के सबसे घातक हेलीकॉप्टर्स में, जो कि पहले से ही शुमार है, ये और ज़्यादा घातक हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो एयर लॉन्च लोइटरिंग म्यूनिशन है इसके इंटीग्रेशन को लेकर के भी काम चल रहा है। और आने वाले भविष्य में आप देखेंगे कि भारतीय थल सेना की जो भी रिक्वायरमेंट रही थी एस एस प्रचंड को लेकर के और जो भी उन्होंने एडवांसमेंट की डिमांड करी थी, ये सारी चीज़ें हम स्वदेशी तौर पर विकसित कर पाएंगे। और आपको तो पता ही है कि बड़ी संख्या में ऑलरेडी इनके खरीद को मंजूरी मिली है, जो कि भारतीय वायुसेना और थल सेना की क्रमशः ताकत को बढ़ाने वाले हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट जनरल इलेक्ट्रिक को लेकर आ रही है। आप सबको पता है कि जनरल इलेक्ट्रिक जो है वो F404 इंजन डिलीवर नहीं कर पा रही, जिसके चलते भारत के जितने भी एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिनमें बेसिकली तेजस मार्क 1 है, मार्क 1A है, ये बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। और इसको लेकर के अब देर से ही सही लेकिन भारत ने एक सही कदम उठाने का फैसला किया है। हालांकि ये कदम भारत ने पहले भी उठाने का प्रयास किया था, जहां पर वो जनरल इलेक्ट्रिक से बात करने वाले हैं और उनको एक प्रस्ताव दिया जाएगा भारत की तरफ से, जहां पर भारत उनको ये प्रस्ताव देगा कि जितने भी क्रिटिकल पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं जिनको लेकर जनरल इलेक्ट्रिक परेशान है, क्यों ना उनका निर्माण भारत में ही किया जाए। जी हाँ, भारत आने वाले भविष्य में जो सप्लाई चेन इशूज़ हैं इनको अवॉइड करने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक को ये प्रस्ताव दे रहा है कि वो भारत में अपने कदम को और मजबूत करें और जो लोकल सप्लाई चेन है इसे भारत में एक्सपैंड करें, ताकि जो भारत की ज़रूरतें हैं वो तो पूरी हो ही सकें और जनरल इलेक्ट्रिक की भी ज़रूरतें यहाँ पर पूरी की जा सकें। अब आपको बता दें कि इसके लिए भारत ऑलरेडी जनरल इलेक्ट्रिक से बातचीत कर रहा है, जहां पर जो एक सपोर्ट नेटवर्क है ये भारत में इस्टेब्लिश किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है भारत एक बड़ी संख्या में जो इंजन्स हैं उनको खरीदने वाला है। और बहुत जल्दी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है जनरल इलेक्ट्रिक से इस बारे में बात भी करने वाली है। अब अगर हम प्रपोजल्स की बात करें तो इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो डिस्कस किए जाएंगे। पहला की पॉइंट होगा वर्कफोर्स ट्रेनिंग का, जहां पर जो इंजन इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं इनको इस प्रकार से ट्रेन किया जाए कि ये F404 इंजन के जो कंपोनेंट प्रोडक्शन और असेंबली है इसको हैंडल कर सकें अच्छे से। दूसरा, लोकलाइज कंपोनेंट प्रोडक्शन, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं इन्हें लोकलाइज किया जाए, यानी भारत में ही विकसित किया जाए। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी इसमें एक अहम जो केंद्र बिंदु है वो होने वाला है और इसको लेकर भारत जो है जनरल इलेक्ट्रिक से बातचीत करेगा। देखते हैं अब इस बातचीत का परिणाम क्या निकलता है। हालांकि ये काम हमें 2021 में ही कर लेना चाहिए था, जब पहली बार टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर बात उठी थी। खैर, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।